प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। कक्षा 10 विषय यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए। हम रूढ़िवाद किसको कहेंगे? उदारवादियों के ठीक विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। यानी अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखना ही रूढ़िवादी विचारधारा है। अब आपको आगे बताते हैं। 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू नामक स्थान पर हार गया और उसी समय से रूढ़िवादी विचारधारा पनपने लगी। इस बार इस विचारधारा में लोगों के मन में आधुनिकता के प्रति विरोध नहीं था जितना फ्रांसीसी क्रांति के पहले था। नेपोलियन की शासन प्रणाली से यह जानकारी मिलती है कि आधुनिक राष्ट्र की सोच राजतंत्र को मजबूती प्रदान कर देता था। आधुनिक सेना के सहारे राजतंत्र को अधिक मजबूती प्रदान किया गया। कुशल नौकरशाही, विकासशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, सामूहिक कृषि की समाप्ति जैसे विषयों पर उनके विचार पहले से अधिक सकारात्मक थे। पहले ये विचार इतने इन विषयों पर नहीं थे, लेकिन अब ये विचार बहुत सकारात्मक हो गए थे। देखिए 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तिशाली राष्ट्र, इस सभी ने मिल करके नेपोलियन को हराया था और इस सभी के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, जिसको वियना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि इस प्रकार से तैयार की जिसका उद्देश्य था कई सारे बदलावों को खत्म कर देना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे, जो नेपोलियन के युद्ध के समय में हुआ था, उसे खत्म करना। फ्रांसीसी क्रांति के समय में हटाए गए बुर्बो राजवंश को फिर से सत्ता में ले आना। फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था, उनको भी खो दिया। फ्रांस के सीमा पर कई छोटे बड़े राज्य कायम किए गए, इसलिए कि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके। उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम को शामिल किया गया था। दक्षिण में पीडमोंट, जिसमें जेनेवा जोड़ा गया था। पर्सा को उसकी राजधानी, सीमा पर जो महत्वपूर्ण इलाके थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली के नियंत्रण में रखा गया था। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ की स्थापना किया था, जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, उसे बरकरार रखा गया।
उसे इधर उधर नहीं किया गया। रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को बहाली करना था, जिससे नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, जिससे नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था कि एक नया रूढ़िवादी विचारधारा को कायम किया जाए, एक नई विचारधारा को लागू किया जाए। नेपोलियन की हार के बाद शेष यूरोप में फिर से रूढ़िवादी तानाशाही सरकार की स्थापना शुरू हो गई थी। रूढ़िवादी सरकार के द्वारा अपनाई गई जो कार्य प्रणाली थी, उसके स्वरूप इस प्रकार थे, जैसे रूढ़िवादियों की आलोचना करने वाले, उनसे असहमति जताने वाले के साथ कठोरता से पेश आया गया। दूसरा, निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाने वाले को अत्याचारी तरीके से दबाया गया। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी पुस्तकों, साहित्य, नाटकों और गीतों पर सेंसरशिप यानी प्रतिबंध का सहारा लेकर प्रतिबंध लगाया गया। चौथा, प्रेस की आज़ादी को लेकर उठ रही मांग को बरकरार सरकार विरोधी कार्य घोषित किया गया तथा इसे कठोरता से दबाया भी गया। इसके बाद विषय आता है क्रांतिकारी। देखिए, 1815 के बाद यूरोप एक बार फिर से तानाशाही शासन के चंगुल में फंस गया, जिसकी शासन व्यवस्था जो थी रूढ़िवादी विचारधारा पर चलाई जा रही थी, पहले की विचारधाराओं पर चल रही थी। शासन प्रणाली में उदार राष्ट्रवादियों का कोई स्थान नहीं होता था, जिसके कारण कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा, अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा, छिप जाना पड़ा। तानाशाही शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उदार राष्ट्रवादियों ने नए नए तरीकाएँ खोज रखी। वो तरीकाएँ कौन थी, आपको बताते हैं। पहला, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठनों की स्थापना की गई। दूसरा, वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजतंत्रीय व्यवस्था का गुप्त तरीका से विरोध किया गया। तीसरा, स्वतंत्र और मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष को जारी रखा गया। और अंतिम, चौथा, स्वतंत्र और मुक्ति के प्राप्ति के लिए राष्ट्र राज्यों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार से उदार राष्ट्रवादियों ने कुछ नए तरीके खोजे थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सनी। ज्यूसेपी मैत्सनी का जन्म 1807 में जनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की अपनी युवावस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के कारण उसको बहिष्कृत कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके बाद उसने 2 और अंडरग्राउंड भूमिगत संगठन की स्थापना किया, जिसमें से पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था वर्न में यंग यूरोप। ये दोनों संगठन ज्यूसेपे मैत्सनी के द्वारा बनाया गया था। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा वर्ग के लोग थे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार ही
राष्ट्र की, मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी, यानी राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई होती है। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़ करके राष्ट्र के व्यापक गठन बंधन के अंदर एकीकरण, गणतंत्र बनाना उसका विचार था। यही एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो गया। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथ्सनी राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराया, रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म किया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन माना है, बताया है। इस प्रकार से मैथ्सनी ने आपको जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका को अदा किया है। देखिए, जीसीपी मेजनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया है। इटली के एकीकरण का आत्मबल मैथ्सनी को कहा जाता है। इटली में क्रांतिकारी कार्य करने के लिए यंग इटली आंदोलन आरंभ किया। उसने इटली के नवयुवकों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत किया और तब जाकर के इटली का एकीकरण किया। तो इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका को हम बताए, आप इसे याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।